इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान ढोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान ढोना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं कृष्णांश आपको फिर से प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हम पीछे तत्वों की बात कर रहे थे और हमने आत्मज्ञान की बात की थी। आत्मज्ञान का मतलब है अपने शरीर चलाने वाले तत्वों को जानना और उसका परहेज करना, जो प्रधान तत्व है उनका परहेज करना। फिर पांचवा ज्ञान बताया गया था तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी मुझे कौन से तत्व चला रहे हैं। 5 तत्व बताए गए थे चलाने वाले, 5 तत्व बनाने वाले, 5 तत्व चलाने वाले। पर उनमें से एक प्रधान तत्व है, वो मेरे को चलाता है। यानी जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेकर के बता देता हूं आपको कि मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा, ये 5 तत्व बताए गए हैं। तो जिस प्राणी का तत्व बुद्धि तत्व प्रधान होगा, तो इसका अर्थ है कि वो डिसीजंस जो है बहुत जल्दी ले सकता है और अच्छे डिसीजन ले सकता है। उसका मतलब उसकी एक कैपेबिलिटी बाय बर्थ है कि उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया होगी। जैसे आप देखते होंगे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में, कोई कोई दोस्त ऐसा होता है जो कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो उसके अंदर कोई डिसीजन लेना होता है तो उनमें से कोई एक बोलेगा यार ऐसा करके देख लो। तो वो क्यों है? क्योंकि उसका बुद्धि तत्व प्रधान है, तो वो डिसीजन लेने में उसको हमेशा आगे रहेगा। वो हर एक कंपैरिजन में, हर एक के कंपैरिजन में रहेगा ही रहेगा,
क्योंकि वो बाय बर्थ उस क्वालिटी को लेकर आया। वो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है। तो ये 5 तत्वों में से जो एक प्रधान तत्व है उसी को गॉड गिफ्टेड तत्व बोला जाता है। तो वो तत्व अगर आपको आपका पता लग जाए तो फिर आपका कैरियर जो है पक्का हो गया, क्योंकि जिसका बुद्धि तत्व प्रधान है तो उसको हमेशा ऐसी जगह पे खड़ा करना है जहां पर अर्ली वार, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है या कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं जहां पर, वहां खड़ा कर दो उसको। तो एक्सीडेंट अगर हो गया तो उस साइट को मैनेज करना उसके लिए बहुत आसान है, तुरंत डिसीजन ले लेगा, अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो। तो वो एक्सीडेंट का इफेक्ट जो कि बहुत बड़ा हो सकता था, अगर वो कहते हैं ना कि पुलिस बहुत देर से पहुंची और इस वजह से ये जो है संभाल नहीं पाए उसको, या ज्यादा लोग मर गए, या हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा सकते थे। तो वहां पर अगर बुद्धि तत्व प्रधान का आदमी पहुंच जाएगा तो वो डिसीजन, वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर बुद्धि तत्व प्रधान का आदमी नहीं होगा वो, तो उसको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर के डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो डिले होगा, तो उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ड्राइविंग फोर्स एलिमेंट जो है, तत्व ज्ञान जो है, तत्व चलाने वाला, शरीर चलाने वाला तत्व का तत्व ज्ञान पता होना बहुत आवश्यक है। तो ये कैसे सीखे जाते हैं, ये सब सिखाने के लिए ये एक एजुकेशन सिस्टम ही नया, अब एक्चुअली एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है ईटीजी भारत, यानी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी गुरुकुल। और भारत की देन है ये, तो इसलिए इसको भारत, ईटीजी भारत कहा गया है। और उसने ये ये सिस्टम बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया, उसमें 5 ज्ञान और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते डिफाइन किए हैं। और इस सिस्टम का सबसे पहला केंद्र डिक्लेयर किया गया था संदीपनी आश्रम उज्जैन में। संदीपनी आश्रम वो संदीपनी आश्रम है या जहां पर कृष्ण जी पढ़ने के लिए गए थे। उज्जैन को ज्ञान भंडार कहा जाता है। तो कृष्ण जी जब यहां पर आए थे, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, तो जब कृष्ण आए थे, लेकिन विद्या प्राप्त करने के लिए उनको भी उज्जैन ही जाना पड़ा और संदीपनी गुरुकुल ही जाना पड़ा, क्योंकि वही एक उस समय का वो सबसे पावरफुल स्थान था जहां तक शिक्षा की बात है। संदीपनी गुरु ने आज से तकरीबन 6000 साल पहले उस गुरुकुल की स्थापना की थी। और वो स्थापना, और कृष्ण आए थे करीब 5,500 साल पहले। तो शिक्षा का जो नया कलयुग में जो शिक्षा होनी चाहिए उसकी स्थापना संदीपनी गुरु ने वहां पर की थी। उसी प्रकार जैसे कि महाराजा अग्रसेन जो आए थे 6000 साल पहले, वो भी आए थे और उन्होंने गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना आज से 6000 साल पहले की थी। तो ईटीजी भारत का पहला केंद्र हमारी संस्था ने संदीपनी आश्रम गुरुकुल में ही डिक्लेयर किया, संदीपनी आश्रम से ही डिक्लेयर किया था आज से 4 साल पहले। लेकिन सेंटर वहां बनाएंगे ये डिक्लेयर किया गया था, पर अभी तक एजुकेशन सिस्टम, जो ये एजुकेशन सिस्टम बना है, इसको अभी दुनिया को नहीं दिया गया था, क्योंकि वो कहते हैं कि देश और काल यानी स्थान और समय उपयुक्त नहीं होगा। मुहूर्त का जैसे कहा जाता है, तब तक आप वो किसी को दोगे तो वो किसी को दोगे या दो समझाओ, बात कराओ, उसका फायदा होगा नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। जब उपयुक्त समय आता है और उपयुक्त स्थान पर जाकर के आप अगर किसी चीज को देते हैं तो उस कार्य की सफलता निश्चित है, गारंटीड है। तो उसका समय बनारस में, वो उसका स्थान जो नियुक्त किया गया था वो बनारस किया गया था। बनारस जो है शिक्षा देने की नगरी है, यानी जो नई शिक्षा प्रणाली अगर आपने पूरे विश्व के लिए अगर कोई नई चीज बनाई है शिक्षा की दिशा में, तो उसको देने का जो सर्वोत्तम स्थान है वो बनारस है। इसीलिए जो हमारे मालवीय जी ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी पहले, BHU जिसको कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बनारस में ही जाकर बनाई थी। तो इस शिक्षा व्यवस्था को भी 15 जुलाई 2011 में हम लोगों ने बनारस से डिक्लेयर किया और उसका वहां पर छात्र इस शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए योग्यता प्राप्त कर सके। तो उसके लिए कम से कम 4-5-6 स्कूलों में जाकर के ये प्रोसेस शुरू करा दी गई है कि कम से कम अपनी योग्यता इतनी बढ़ा लें कि इस शिक्षा प्रणाली के बारे में अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ऐसा ना हो कि जैसे आपको IIT में एडमिशन नहीं मिला तो इस प्रणाली में एडमिशन ना मिले। तो योग्यता बढ़ाना आपका काम है। जब आपकी योग्यता उतनी पहुंच जाएगी तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। जो रूल, सबका स्टैंडर्ड रूल जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है। उसके लिए हम लोगों ने जो वहां पर शंकराचार्य जी का गुरुकुल है वहां पर ये एक लॉन्च किया, इसको योग्यता बढ़ाने के लिए, तैयारी करने के लिए।
और जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पे वनिता पब्लिक स्कूल टाइप के, जो कम से कम वनिता पब्लिक स्कूल वहाँ का लीडिंग स्कूल है, वहाँ पर ये लॉन्च किया। और ऐसे ही और 5-6 स्कूल हैं जहाँ पर हम ये प्रथा शुरू करा कर आए हैं कि कम से कम अपनी योग्यता इतनी बढ़ा लो कि इस यूनिवर्सिटी या इस नए एजुकेशन सिस्टम में आपको एडमिशन मिल सके। और फिर जब आप इसमें एडमिशन लेकर के और ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो गारंटीड है कि एक नई पौध, नई जनरेशन जो है वो ऐसी तैयार हो जाएगी जो आपको सतयुग में अपने आप को तो ले ही जाएगी, बहुत अच्छे से तैयार कर लेगी सतयुग में जाने के लिए, और दूसरों को, आपको भी एक रास्ता देगी कि आप भी अपने आप को इस एजुकेशन प्रणाली में शिफ्ट कर सकते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको योग्यता बढ़ानी है। जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाएगी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी एज के हो, 10-12 साल से लेकर के और 100 साल, 125 साल तक। और कलयुग में 120 साल की उम्र कही गई है, तो कम से कम आपको 120 साल जरूर जीना चाहिए। उम्र पूरी करके जाएंगे तो आगे सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको और टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वसुधैव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में तो अपने आप ही अशांति छाएगी यदि एक भी इकाई कहीं भी गड़बड़ाएगी। मैं कृष्णांश, सबको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। अब हम, जैसे पीछे आपने सुना और समझा कि हमने अभी तक जो बात की थी वो प्राणी नामक इकाई की थी। अब प्राणी जब एक अपनी योग्यता को बढ़ाने का रास्ता उसकी समझ में आ गया, अपना तत्व ज्ञान समझ में आ गया, तो अब इनका उपयोग कैसे करना है, उपयोग कहाँ करना है, उसको समझने के लिए अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि कहा है कि प्राणी इकाई है परिवार की, तो जो नेक्स्ट इकाई बनेगी या जो अगली यूनिट बनेगी उसको परिवार कहा गया है। और परिवार में या प्राणी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो हैं ज़िंदगी में, एक तो उसको अपना कैरियर बनाना है, तो कैरियर चुनना है, और कैरियर कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा सूट करेगा वो मुझे तत्वज्ञान से पता लगेगा। और उस कैरियर को तक पहुंचने के लिए या उसको अडॉप्ट करने के लिए मुझे किस तरह की एजुकेशन डिफाइन करनी है या किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए, वो जब मेरा कैरियर डिफाइन हो जाएगा तत्वज्ञान को समझकर, तो मेरे को किस तरह की शिक्षा प्राप्त करनी है वो शिक्षा मैं प्राप्त करूंगा और कैरियर पर चला जाऊंगा। तो मेरे को जीवन में फेलियर नाम की चीज़ या असफलता नाम की चीज़ अपने आप ही गायब हो जाएगी। कारण कहते हैं कि मन लगा के काम करो, और जब आपको अपना तत्वज्ञान हो गया तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। यानी मन कुछ कहेगा और बुद्धि कुछ कहेगी, ऐसा होगा ही नहीं। और जब ऐसा होगा नहीं, मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे, तो आप जो भी कैरियर चूज करेंगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। और जब आप मन लगा के काम करेंगे तो फेल होने का चांस ही नहीं है। और क्योंकि आपको कैरियर का पता लग गया, तो आप जब एजुकेशन सिस्टम भी उसी हिसाब से चूज करेंगे तो आपका मन उसमें भी लगेगा ही लगेगा, ना लगने का कोई कारण ही नहीं है। और योग्यता आपकी इतनी बढ़ गई है कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, तो आप उतने ही समय में जो 5, 6, 7 साल का कैरियर बनाने का समय, एजुकेशन का समय रहता है, उस समय को पूरा उपयोग कर पाएंगे और हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, ज्ञान तो सारा होना चाहिए, और फिर उसे जो मैंने अपना कैरियर चूज किया उसमें किस प्रकार यूज करना है वो मुझे शिक्षा के द्वारा पता लगता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का समय प्लस उसको कस्टमाइज करने का समय अपने कैरियर के हिसाब से, और फिर उसको अपने कैरियर में यूज करने का तरीका। तो ये 3 चीजें सीख लेंगे आप, तो कैरियर में फेलियर होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप रहता है, पहला स्टेप कैरियर, दूसरा स्टेप रहता है मैट्रिमोनियल, यानी विवाह करना है। विवाह एक योग है, और विवाह का अर्थ अगर आप समझे नहीं या समझेंगे नहीं,
और विवाह करेंगे तो उसका आपको जो लाभ मिल सकता है वो लाभ मिलेगा नहीं, और अगर आप उस योग का लाभ नहीं उठा पाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलती है, इसका उपयोग करो, ये सभी कहते हैं। तो विवाह को एक योग के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इतना तैयार करना है कि आपको अपना जीवन साथी चुनने के लिए आपको अंदर से, मन और बुद्धि से समझ में आना चाहिए कि हाँ, यही प्राणी मेरे लिए बना है या यही मेरे को सूट करेगा सबसे ज्यादा, जिससे उसका योग जब होगा, दोनों प्राणियों को, कन्या को भी और पुरुष को भी, लड़के को भी लड़की को भी, अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि जब उसके सामने या दोनों एक दूसरे के सामने आए तो वो तुरंत पहचान ले कि हाँ, यही मेरे लिए बना है। दोनों को अपना तत्वज्ञान होना चाहिए, दोनों को अपनी योग्यता उस योग्यता तक तो पहुंच ही जाना चाहिए कि वो विवाह के योग्य हो गए हैं, और कम से कम लड़के को कम से कम 250 की शंख माप अपना पहुंचाना चाहिए, योग्यता को 250 शंख तक पहुंचाना चाहिए, और कन्या को 300 शंख का माप प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों अपने अपने लेवल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जब उन दोनों में विवाह होगा तो वो एक योग कहलाएगा। विवाह, योग का अर्थ है जुड़ना, ना कि जोड़ना। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो जोड़ने में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, जो कि कभी कभी उस जोड़ को डिफॉर्म कर सकता है या तोड़ सकता है या इतनी दूर दूर कर सकता है कि वो आपस में जुड़े ही ना। लेकिन जब जुड़ने का अर्थ आता है तो जुड़ने का मतलब है कि दोनों प्राणियों की कोशिश ये रहती है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, तो उसमें उनको सिर्फ अपनी अपनी एफर्ट करनी है, बाहर का कोई एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप ये योग्यता प्राप्त कर लेते हैं 250 शंख की और 300 शंख की, तो ना सिर्फ आप अपने जो जीवन साथी को पहचान पाते हैं कि यही मेरे लिए सूट करेगा, बल्कि उसके साथ योग में बंध करके मनुष्य जीवन का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। और जैसा कि पहले कहा था, पिछली बार बताया गया था कि माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है, तो उसको गुरु के रूप में क्या करना है, वो जब 300 शंख 350 शंख को अपने मेंटेन रखती है और उसकी योग्यता वहां तक रहती है, तो उसको अपने आप ही बच्चे का जो तत्व ज्ञान है वो पता करके और बच्चे को उसी दिशा में पालेगी जो दिशा उसको सबसे अधिक सूट करेगी। और उसका मन और उसका भोजन, ये दो चीजें अगर माँ ध्यान रख ले तो मेरे ख्याल से बच्चे को कोई भी बीमारी या कोई भी नेगेटिव डायरेक्शन की चीज छू नहीं सकती। और जैसे जैसे बच्चा जो 1-2 साल का जब माँ को छोड़ करके बाहर खेलने के उसमें निकलता है या बाहर के दुनिया में जाने के लिए चलने लगता है, पैर पग चलने लगता है, उस समय उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बाहर का संक्रमण या बाहर के कीटाणु पकड़ने का। तो अगर उसके खान पान और उसके जो विकास का जो तरीका है वो तत्वज्ञान आधारित रहा, तो उसको बाहर के जो संक्रमण है वो डिस्टर्ब करेगा नहीं। और उसके बाद माता का रोल तो जो है वो माँ को गुरु कहा जाता है जैसे, तो माँ का रोल पहले साल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोनों माता और पिता को अपना रोल निभाना होता है कि उस बच्चे को ठीक डायरेक्शन में चलना सिखाएं। और जैसे ही वो बच्चा 3 साल के आसपास का हो जाता है तो नॉर्मली जैसे स्कूल भेजना है, तो उस समय में पिता का रोल बढ़ जाता है कि क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है फील्ड का। माँ का एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि माँ कन्या जो है जब घर जाती है तो घर कन्या बनाती है, मकान बनाता है पुरुष और उसको घर बनाती है कन्या। तो यानी विवाह का अर्थ योग तभी कहलाता है जब कन्या उस मकान को घर बनाने के लिए तैयार हो और पुरुष ये जानता हो कि मकान तो मैंने बना दिया पर इसको घर बनाएगी तो कन्या ही बनाएगी, और वही बनानी चाहिए जो मेरे को सबसे ज्यादा मेरे लिए ही बनी हो, यानी कस्टमाइज टू मी का रोल रहना चाहिए, जो तत्वज्ञान से आ जाता है। और श्वासपद से योग्यता प्राप्त कर ही लेते हैं आप लोग, और शंख मापक यंत्र से पता भी लग जाता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे पता भी लग जाता है कि आपने वो योग्यता वाकई प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली। अंदर से तो आपको पता रहता है पर आप माप भी सकते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि मानव तो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य,
फिर भी हो ना सका अपने ही समकक्ष। यानी वो जो प्राणी है वो छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, और जो जीवन लक्ष्य है वो उसको पता ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आता। तो ऐसा आपके साथ ना हो। आपको ये जो तत्व ज्ञान और श्वास पद्धति तो कम से कम अपना करके अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लें कि आप छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझ करके अपने जीवन लक्ष्य में, और जिसको आपने जीवन साथी बनाया है उसको साथ लेकर। और परिवार जो है बिना बच्चों के परिवार नहीं बनता है, पहले कपल कहलाता है और जब संतान हो जाती है तभी वो परिवार बनता है। तो माता पिता और संतान मिलकर के जो परिवार बना वो इकाई कहलाती है कुटुंब की। कुटुंब में फिर चाचा मामा ताऊ और ये सब आ जाते हैं, सब के सब गिने जाते हैं, यानी रिश्तेदारी। उस रिश्तेदारी को समझने के लिए हम आगे चलेंगे, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता